जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, लेकिन सियासत भी आसमान पर है। बयानबाजी तो सरकार के इसको लेकर संकट जो है उस पर लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा अभी तक के इन हालात पर, सुनिए। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिसका मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, ऐसी महाराष्ट्र में कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की जो कोविड-19 का जो सर्कुलर जो जारी की गई थी, उसके ऊपर पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। और ऐसे समय में आज हम सब लोगों ने राजकीय परिभाषा बाहर रखकर, विचारधारा बाहर रखकर, हमने जिस तरह से पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, ऐसे स्थिति में सबने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो नाना पटोले को आप सुन रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त दिवेश जुड़ गए हैं। दिवेश, हमने ये पूरा जो राजनीतिक संकट है उस पर अलग अलग पहलू दिखाए, लेकिन आज जब सहयोगी दलों की बैठक हो रही है, किस माहौल में ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में बहुत अहम है। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बैठक का? जी, आपको बता दें जो मुद्दा है इस बैठक का, ये जो बैठक बुलाई गई है, ये दरअसल एक ब्रीफिंग है जहां पर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो तीनों ही दलों के मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को ब्रीफ करने वाले हैं कोरोना सिचुएशन पर। कोरोना की जो अभी हालात है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 54,000 से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। मुंबई 36,000 के पार हो गया है जो कोविड-19 का फिगर है। और कल के दिन में हमने 97 लोगों की मौत देखी कोरोना की वजह से महाराष्ट्र प्रदेश में। तो इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसी बारे में ये बैठक बुलाई गई है। और इसी बारे में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो वर्षा, जो कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, बंगलो है यहाँ पर, वहाँ पर ब्रीफ करने वाले हैं जो वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। ये तीनों ही पार्टी के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हें जो ब्यूरोक्रेट्स है ये ब्रीफ करेंगे किस तरीके से। दिवेश, रेल मंत्रालय के साथ सीधे टकराव में है महाराष्ट्र की सरकार, और रेल मंत्रालय की तरफ से तो ये आरोप लगाया गया कि ट्रेन खड़ी रह गई, ट्रेन वापस लौट गई खाली, लेकिन मजदूरों को भेजा नहीं गया। इन मामलों को लेकर भी सहयोगी दलों में क्या स्थिति है अभी? जी, इसके बारे में गहमा गहमी चल रही है, अभी भी खींचातानी चल रही है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच। केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार लिस्ट मुहैया नहीं करवा पा रही है ठीक से, और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जब वो लिस्ट पहुंचा देते हैं तो रेलवे ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है, वहां पर ट्रेन ही नहीं रहती। आज सवेरे भी हमने ये हालात देखे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, जहां पर राजस्थान जाने वाली एक ट्रेन 1800 लोगों को बुला लिया गया था और सिर्फ 1200 लोगों को जाने दिया गया, 600 लोगों को वापस लौटा दिया गया। बिहार जाने वाली ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई, जिस वजह से बिहार जाने वाले जो मजदूर वहां पर जमा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के मरकज मामले की, जिसमें दिल्ली पुलिस आज भी चार्जशीट दाखिल करेगी। 15 चार्जशीट में से 300 विदेशी जमातियों का कच्चा चिट्ठा शामिल होगा इस चार्जशीट में। कल भी विदेशियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और आज दूसरी किश्त में आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। विदेशी जमातियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 20 मार्च के बाद मौलाना साद ने ही मरकज में उन्हें रुकने के लिए कहा था। तकरीबन 943 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट होनी है और क्राइम ब्रांच ने 700 से ज्यादा विदेशी जमातियों का पासपोर्ट भी जब्त किया है। तो 20 चार्जशीट कल, 15 आज, यानी कुल मिलाकर 35 चार्जशीट अब तक हो गई हैं और 900 ऐसे लोग हैं जो इस जांच के दायरे में हैं। आरोप कई लगे हैं, वीजा नियम के उल्लंघन से लेकर सरकारी गाइडलाइंस की नजरअंदाजी। निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद को लेकर क्राइम ब्रांच की जांच अब अपने आखिरी दौर में है। विदेशी जमातियों के जरिए अब मौलाना साद पर शिकंजा कसने की तैयारी क्राइम ब्रांच कर रही है। इसी क्रम में आज
कुछ और विदेशी जमातियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। हम आपको बता दें कि 26 मई को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में 20 चार्जशीट तकरीबन 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की थी। इन चार्जशीट से मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इन सभी विदेशी जमातियों ने पूछताछ में ये बताया है कि 20 मार्च को मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही कहा था। इसके अलावा इन विदेशी जमातियों की वीजा में मरकज का ही पता लिखा हुआ था। हम आपको बता दें कि ये सभी जो विदेशी जमाती हैं ये टूरिस्ट वीजा पर आए थे भारत, लेकिन धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। और अब बात कोरोना की डराने वाली रफ्तार की करेंगे। देश भर में कोरोना के कुल मामले अब 1.5 लाख के पार पहुंच गए। थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल मामले 1,51,767 हैं। 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 170 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,300 से ज्यादा हो गई। चीन से तनातनी के बीच आज भारतीय वायुसेना को एक और ताकत मिलने वाली है। जी हां, आज हल्के लड़ाकू विमानों का नया स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। इसमें तेजस लड़ाकू विमान शामिल है। इस स्क्वाड्रन को नाम दिया गया है फ्लाइंग बुलेट। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा और वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट का नाम दिया गया है। फ्रंट प्रेसेस फॉर एयर डिफेंस एयर डिफेंस फ्लाइंग बुलेट इसे नाम दिया गया है। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने वाला एक और कदम ये हल्के विमानों का ये बेड़ा तेजस 20 में शामिल है। स्वदेशी तकनीक से बना हुआ, मेड इन इंडिया। फ्रंट प्रेसेस फॉर एयर डिफेंस एयर डिफेंस 25 मई से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है, लेकिन सफर के साथ नई चुनौतियां सामने आने लगी हैं। खबर यह है कि 25 मई की फ्लाइट सफर करने वाले 2 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खुलासे के बाद हवाई सफर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। It's not viable, and if you were to do that, you would have to hike up the price of the airline ticket by 33%. जिस हवाई सेवा की शुरुआत बेहद उम्मीदों के साथ की गई, उस पर शुरुआत में ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना काल में हवाई सेवा सुरक्षित है, और ये भी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हवाई सेवा कितनी सुरक्षित है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 25 मई से घरेलू विमान की शुरुआत हुई और 2 फ्लाइट में कोरोना मरीज यात्रा करते हुए पाए गए। इनमें एक फ्लाइट एयर इंडिया की थी और दूसरी फ्लाइट इंडिगो की। एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से लुधियाना जा रही थी। इसमें एयरलाइंस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस फ्लाइट के सभी मुसाफिरों को स्टेट क्वारंटीन में भेज दिया गया। 25 मई को चेन्नई से कोयम्बटूर गए इंडिगो की फ्लाइट में एक मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना मरीज और क्रू के सारे सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया। जिसे आप नो टॉलरेंस जोन बता रहे थे और ये दावा किया जा रहा था कि कोई भी आदमी कोरोना का हल्का सा भी लक्षण होगा उसे घर भेज दिया जाएगा। वो लोग विमान से यात्रा पूरी करके कैसे पहुंचे, और साथ ही आपने सारी सीटों पर यात्री बिठा रखे हैं, और कितने लोग अब इनकी वजह से गच्चे में पड़ते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं, ये तो सरकार ही जवाब देगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमान सेवा की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सफर के जोखिम अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। खासकर विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार ने तय किया है कि 3 सीट पर 3 यात्री ही बैठेंगे, यानी कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि विमान कंपनियां घाटा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। Even if you keep the middle seat vacant, you will have a situation that the prescribed distance for social distancing is not followed. So, and therefore it's not viable, and if you were to do that, you would have to hike up the price of the airline ticket by 33%.
जिन 2 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनको लेकर विमान कंपनियों के पास पहले से कितनी पुख्ता सूचना थी, इस पर भी सवाल है। हवाई अड्डे पर उनकी सेहत की कितनी जांच की गई, इस पर भी सोचना होगा। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ मुंबई में कोरोना का विस्फोट जारी है, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की समस्या है। मुंबई से प्रवासी मजदूर की घर वापसी का सिलसिला अब भी जारी है और इस सियासत पर भी जबरदस्त जो है बयानबाजियां दिखाई दे रही हैं प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर। जहां महाराष्ट्र सरकार ट्रेन की कमी का रोना रो रही है, तो रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रेन तो तैयार है लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। आधी रात का वक्त प्रवासी मजदूरों का रेला मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ओर बढ़ता चला जा। किसी को गोंडा जाना है तो किसी को आजमगढ़, किसी को पश्चिम बंगाल के किसी ठिकाने पर जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारबद्ध होकर मजदूरों का तांता रेलवे स्टेशन पर जुटता जा रहा है और देखते ही देखते जन सैलाब में तब्दील हो जाता है। मुंबई में अपने घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों का रोजाना तांता लग रहा है। वो स्टेशन तक आ जाते हैं लेकिन ट्रेन का कुछ अता पता ही नहीं रहता। मजदूर 8-8, 10-10 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं और उधर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। रेलवे का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ट्रेन की डिमांड तो कर देती है लेकिन मुसाफिर ही नहीं जुटा पाती। हजारों की तादाद में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से ज्यादातर, किस तरीके से यहाँ बैठ के टर्मिनस पे घंटों बहुत लोग सुबह के आए हुए हैं, बहुत दोपहर के घंटों ट्रेनों का वेट किया जा रहा है, बट ट्रेन नहीं अभी इनको मिल पाई है, ना ही इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर कितने घंटे से खड़े हैं? 4 बजे से खड़े हैं। कहाँ जाना है? लगा रखिए यूपी जाना है। आजमगढ़। कुछ बताया गया है कब आएगा? कुछ भी नहीं, हम लोग को 4 बजे वहाँ से मतलब भेज दिया गया, बस से इधर लाके छोड़ दिए और अंदर भी नहीं ले रहे। अंदर भी नहीं ला ना, अंदर भी नहीं ले रहे। आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की, रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है। इस तरह से गुमराह कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और उनकी बयानबाजी से जो मजदूर है उनमें और बेचैनी बढ़ रही है। जो मजदूरों को ट्रेन उपलब्ध होती है 1700 ट्रेनें भेजने के लिए, उससे ज़्यादा संख्या में भीड़ बढ़ रही है। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल भेजने के मुद्दे पर भी सियासत गर्म है। महाराष्ट्र से 41 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल भेजा जाने वाला था, लेकिन अम्फान तूफान से हुए नुकसान की वजह से पश्चिम बंगाल के लिए इसकी व्यवस्था में मुश्किल हो रही है। कल पुणे से भी 1400 श्रमिकों को पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर पश्चिम बंगाल से संदेश आया कि वो इतने मजदूरों को लेने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ 400 मजदूरों को ट्रेन पर बिठाकर रवाना किया गया। जाहिर है रेलवे और राज्य सरकारों के बीच तालमेल का घोर अभाव है और इसका खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। मुंबई से कमलेश सुतार, सौरभ वक्तानिया और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन संकट के इस दौर में भी चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया, और वो भी तब जब लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को यह कहकर खलबली मचा दी कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं, जहां शी जिनपिंग ने युद्ध की बात छेड़ी। जिनपिंग ने कहा, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। इधर शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। उधर चीन से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया कि अगर चीन कूटनीति की भाषा समझ लेता है तो ठीक,
वरना उसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक का दौर आज भी जारी रहेगा। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडरों की बैठक होने जा रही है। बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। लद्दाख में LAC के नजदीक चीन ने 12 मई से लेकर 25 मई तक करीब 5000 फौज को तैनात किया है और ये टुकड़ी पूर्वी लद्दाख के LAC पर अलग अलग इलाकों में तैनात किए हैं। चीन की इस हरकत की भनक लगते ही भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने अपने इलाके में चीन के बराबर या फिर कहें उससे ज्यादा ही फौज खड़ी कर दी है। सैनिकों के साथ साजो सामान तैनात कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। लगता है कि डोकलाम से चीन ने सबक नहीं सीखा। लगता है कि 1967 भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भूल गए। अगर भूल गए हैं तो उन्हें फिर से याद दिलानी होगी। लद्दाख से अशरफ वानी, दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव के साथ मंजीत नेगी, आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, कोरोना के इस दौर में राहुल गांधी लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन आशीष झा से वीडियो चैट की। इस बातचीत में राहुल गांधी ने सीधे पूछ लिया कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। ये भैया बताइए वैक्सीन कब आएगी? 2-3 वैक्सीन है जिसमें प्रॉमिस है। एक तो अमेरिकन वैक्सीन है, एक तो चाइनीज वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड का एक तो वैक्सीन है। तीनों प्रॉमिसिंग लग रहा है। आई डोंट नो विच वन विल वर्क। हो सकता है कि ऑल ऑफ देम, हो सकता है एक निकल जाए, आई डोंट नो। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वैक्सीन कहीं ना कहीं से नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा और वर्क करेगा। एंड देन इंडिया हैज टू हैव अ प्लान, क्योंकि इंडिया के लिए कितना 50 करोड़ वैक्सीन, 60 करोड़ वैक्सीन जरूरत पड़ेगा। 40 रोटी, कई प्लेट चावल और 50 से 60 लिट्टी। ये सुनकर आपको लगता होगा कि ये एक पार्टी भरपूर मेन्यू है, लेकिन ये सिर्फ एक शख्स का खाना है। एक शख्स का ये खाना है और ये साहब बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में सरकारी खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में इन सज्जन की भूख ने तहलका मचा रखा है। इनके डाइट चार्ट का अध्ययन आगे करेंगे। पहले इनसे परिचय हो जाए। नाम है अनूप ओझा और फिलहाल बक्सर के सेंटर में भरपेट अपने दिन काट रहे हैं। सुबह से दोपहर, शाम और रात तक ये अपने खाने के कार्यक्रम में मशगूल रहते हैं। अनूप की भूख ऐसी है कि कई लोगों का खाना अकेले अपने दम पर गटक जा रहे हैं। लोग भूखे ना रह जाएं, इसके लिए बेचारे रसोइयों को बार बार हांडी चढ़ानी पड़ती है। खैर, जरा देखिए इनके खाने पीने का पूरा लेखा जोखा। सुबह के नाश्ते में 40 रोटी और सब्जी, खाने में कई प्लेट चावल दाल सब्जी। एक दिन में 60 लिट्टी पर हाथ साफ किया। कैंप में अकेले 10 लोगों का खाना खा गए। इनके खाने पीने की ख्याति कैंप की दीवारों से बाहर निकलकर फैल चुकी है और ये साहब खुद जानते हैं कि वो खाने पीने में कितने उस्ताद हैं। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से लोग अपने दिन काट रहे हैं, लेकिन अनूप की भूख तो गजब ढा रही है। रोटी चावल लिट्टी सबको समान भाव में पेट में जगह प्रदान करते हैं। वैसे भी कैंप में कुछ खास काम है नहीं, सो ओझा जी तन्मय भाव से खाने के अपने फेवरेट काम को एंजॉय कर रहे हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।